हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में से आपको आने वाले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज की क्लास जो है मैराथन क्लास है और आज की क्लास में से आपको 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये कन्फर्म है, आप लिख लो। अगर नहीं मिले आने वाले एग्जाम में तो आप इसमें कमेंट डाल देना कि सर इस क्लास में से हमको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर कहीं बाहर हैं तो एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ए 4-year-old चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ ल्यूकेमिया इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर कीमोथेरेपी। एक बच्चा है 4 साल का, वो डायग्नोस्ड हुआ है क्या, ल्यूकेमिया कैंसर है ना। इज हॉस्पिटलाइज हुआ है किसके लिए, कीमोथेरेपी के लिए। द चाइल्ड फियरफुल ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन से बच्चा क्या है, डरा हुआ है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन, कौन सा ऐसा नर्सिंग इंटरवेंशन है शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू एलिविएट द चाइल्ड्स फियर, जो इस बच्चे के डर को कम करेगा, है ना। ऑप्शन ए, encourage the child's parents to stay with the child. Option B, encourage play you with others children of the same age. Option C, advise the family to visit only during the scheduled visiting hours. Option D, provide a private room allowing the child to bring favorite toys from home. ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, encourage the child's parent to stay with the child. ऑप्शन बी, encourage the play with other children the same age. पेशेंट अगर कीमोथेरेपी के लिए आया हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे कहाँ मिलेंगे उसको देखने को या खेलने के लिए, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एडवाइज द फैमिली टू विजिट ओनली द ड्यूरिंग शेड्यूल विजिटिंग आवर्स, नहीं, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो बच्चा होता है ये क्या है, प्री स्कूलर बच्चा है और ये ऑलरेडी क्या होगा, जो इसको क्या है, ऑलरेडी सेपरेशन वो होता है, सेपरेशन फियर होता है किससे, माँ बाप से, है ना। तो क्या होगा, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड ए प्राइवेट रूम अलाउइंग द चाइल्ड, तो प्राइवेट रूम कीमोथेरेपी के लिए यहाँ पे भी बच्चे कहाँ से आएंगे, है ना। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेज द चाइल्ड पेरेंट्स टू स्टे विद द चाइल्ड। माँ बाप को अलाउ करना है पेरेंट्स को बच्चे के पास रहने के लिए, है ना। इससे क्या होगा, जो सेपरेशन एंजाइटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चा क्या है, प्री स्कूलर है, प्री स्कूलर है, ठीक है। प्री स्कूलर ऑलरेडी मे बी spending some time away from parents at a डे केयर सेंटर, ठीक है, और प्री स्कूल, है ना। अब जो बीमारी है उसने क्या कर दिया, इसका इंटरेस्ट ऑलरेडी बढ़ा दिया है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेपरेशन होगा वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इलनेस एड ए स्ट्रेसर, ठीक है, दैट मेक separation more difficult. The child may risk repeatedly when parents
will be coming for a visit। और क्या होगा, और may constantly want to call the parents। क्या हुआ, एक पेशेंट है ल्यूकेमिया का, है ना, जो हॉस्पिटलाइज हुआ है किसके लिए, कीमोथेरेपी के लिए। तो कीमोथेरेपी कब होती है, डे केयर सेंटर में होती है कीमोथेरेपी। सुबह आए, एडमिशन लिया डे केयर में, कीमोथेरेपी लगवाया और उसके बाद शाम को डिस्चार्ज होकर चले गए, है ना। तो इस केस में क्या होगा, ल्यूकेमिया का अगर पेशेंट है तो उसको रेगुलर कीमोथेरेपी के साइकिल हो रहे होंगे। और बच्चा क्या है, 4 साल का प्री स्कूलर बच्चा है। अब वो बार बार अगर उसके मदर या फादर या उसके पेरेंट्स बार बार अगर उसको आएंगे तो उनके जाने के जस्ट बाद वो फिर कॉल करेगा कि माँ बाप को बुलाओ या पापा को बुलाओ या मम्मी को बुलाओ, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि बच्चा क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, ऑलरेडी उसको स्ट्रेस है क्यों, बीमारी की वजह से। अब बार बार अगर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसका स्ट्रेस बार बार वो कॉल करेगा, उनको बुलाने के लिए बोलेगा। तो उस केस में क्या है कि उसको बच्चे को और ज़्यादा इरिटेशन होगा। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए बच्चे के माँ बाप को बोला जाएगा उनको कि आप बच्चे के पास में रहिएगा, ताकि जब तक ये जो कीमोथेरेपी चल रहा है उसके ड्यूरेशन में कम से कम ये चीज़ तो ना बोले कि मम्मी को बुलाओ पापा को बुलाओ। अगर डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यही है ना, देसी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आज का, A 16 years old client is admitted to the hospital for acute appendicitis। डाटा क्या याद रखना है, ये अपन पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो 16 years old client admitted to the hospital for acute appendicitis and an appendectomy is performed। अपेंडेक्टोमी हो गई है ना। Which nursing intervention is most appropriate to facilitate normal growth and development post operatively। तो नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, किसके लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछ रहा है टू फैसिलिटेट, किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। किस में, 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड में या 16 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट में। ठीक है, इनकरेज द क्लाइंट टू रेस्ट and read। Option B, encourage the parents to the room in with the client। Option C, allow the family to bring in the client's favorite computers games। Option D, allow the client to interact with others in his her same group। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा allow the client to interact with other, allow the client interact with others in his or her same group। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा है अडोलसेंट। तो अडोलसेंट के लिए क्या होता है, वो क्या होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कौन सा, अपना पीयर ग्रुप्स या सेम एज का। उससे क्या होता है, जो सेपरेशन होता है वो होता है मदर फादर से या पेरेंट्स से, है ना। और जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसकी एंजाइटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो उससे क्या है कि वो अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर पाते हैं, है ना। और जो सपोर्ट मेंबर भी एक तरह से वो अपने फ्रेंडों में ही देखता है। तो 16 ईयर्स का जो ओल्ड क्लाइंट है उसको क्या करना चाहिए, अलाउ द क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद अदर इन हिजर और सेम एज ग्रुप। तो ये क्या है कि सेम एज ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं एडोलसेंट। ठीक है, जिनकी एज क्या है, 16 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो इसको समझते हैं, एडोलसेंट often are not sure whether they want their parents with them when they are hospitalized। And they are hospitalized
बिकॉज, क्यों? बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस of their peer group, सेम एज वाला, ठीक है। सेपरेशन, जो सेपरेशन होगा किससे? फ्रेंड से, सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड इज सोर्स ऑफ एंजाइटी। यहाँ पे क्या होगा, जो 4 साल का बच्चा था प्रीवियस क्लास में अपन ने बताया था, उनको सेपरेशन एंजाइटी होती है कब? जब उनके माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एडोलसेंट बच्चा है उसमें सेपरेशन एंजाइटी कब होती है? जब उसके दोस्त नहीं होते हैं। समझने वाली बात है, ठीक है। आइडियली द मेंबर ऑफ द peer group will support their ill friend, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, क्लाइंट को अलाउ करेंगे इंटरेक्ट करने के लिए किसके साथ? सेम एज ग्रुप के कैंडिडेट के साथ। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा कि उसके साथ वाले बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए उसको क्या करेगी? इनकरेज करेगी। तो उससे क्या होगा, उसकी जो एंजाइटी है, उसका जो फियर है ना, तो वो क्या होगा, उससे कम होगा और वो सपोर्ट करेगा किसमें? रिकवर होने में भी और माइंड डाइवर्जन में भी, ठीक है। और अगर इस केस में जब 4 साल का बच्चा था तब सेपरेशन करना था किससे? जब सेपरेशन नहीं करना था माँ बाप से। और इस केस में जो एडोलसेंट है उस केस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट उनके साथ रहने में आता है किसका? जो उसके सेम एज के बच्चे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो नर्सिंग इंटरवेंशन में इसमें क्या हो जाएगा? अलाउ द क्लाइंट टू इंटरेक्ट विथ अदर इन हिज हर और सेम एज ग्रुप, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकरेज द पेरेंट टू रूम विद द क्लाइंट, तो मैंने बोला था कि इनसे तो सेपरेशन ही रखना है, मतलब रखना नहीं है पर ज़्यादा इन्वॉल्व वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं। अलाउ द फैमिली टू ब्रिंग द क्लाइंट फेवरेट कंप्यूटर गेम्स, नहीं, एडोलसेंट बच्चा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अलाउ द क्लाइंट टू इंटरेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा है ना? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कार सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर ए चाइल्ड हु इज 8 years ओल्ड एंड 4 feet टॉल। एक बच्चा है तो कार सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज, कौन सी कार सेफ्टी डिवाइस यूज होनी चाहिए फॉर ए चाइल्ड जो कितना है? 8 साल का है या फिर 4 फीट लंबा है, ठीक है। ऑप्शन ए सीट बेल्ट, ऑप्शन बी बूस्टर सीट, ऑप्शन सी रियर फेसिंग कन्वर्टेबल सीट, ऑप्शन डी फ्रंट फेसिंग कन्वर्टेबल सीट। तो जो 4 साल का बच्चा है तो ये जो बूस्टर सीट होती है, कौन सी होती है? बूस्टर सीट। बूस्टर सीट का यूज परफेक्ट कहाँ किया जाता है? या तो बच्चा कितने साल का हो? 4 फीट लंबा हो, क्या हो? या तो 4 फीट का हो, ठीक है, या फिर उसकी हाइट क्या हो? एज क्या हो? 9 years, ठीक है। 4 साल का बच्चा हो, इसके लिए जो परफेक्ट कौन सी सीट होगी? बूस्टर सीट होगी। या तो बच्चा क्या हो? 4 फीट लंबा हो या फिर 9 साल का हो। तो इसमें कौन सी कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है? इसमें हो रही है ये, बच्चा 8 साल का इसमें लिखा है लेकिन ये 9 साल तक के लिए प्रेफरेबल है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? और ये जो एज अगर देखी जाए इसमें, तो इस बच्चे की एज के लिए प्रेफरेंस होता है, वो होता है 8 years to 12 years। तो 8 years से 12 years की रेंज में क्या आ रहा है? 8 years भी आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? 4 feet भी आ रहा है। तो जो फॉरवर्ड फेसिंग लिमिट है ना, फॉरवर्ड फेसिंग लिमिट जो कार सीट होती है, ठीक है, इसमें क्या है? फ्रंट फेसिंग है। अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए फॉरवर्ड फेसिंग। फॉरवर्ड फेसिंग में क्या होती है? बूस्टर सीट होती है, ठीक है। फॉरवर्ड फेसिंग लिमिट्स ऑफ देयर कार सेफ्टी सीट शुड बी बेल्ट पोजिशनिंग
बूस्टर सीट अंटिल द व्हीकल सीट इज फिट प्रॉपरली, मतलब अगर व्हीकल्स की जो सीट है वो अगर प्रॉपरली नहीं सेट बैठ रही है तो उसके लिए बूस्टर सीट होती है। बूस्टर सीट में क्या होता है, बूस्टर सीट का जो क्राइटेरिया है वो या तो बच्चा की हाइट क्या हो, 4 फीट की हो, है ना, या फिर बच्चा 8 से 12 साल तक का हो। तो इस बीच में भी लगभग इसकी साइज बच्चे की जो टॉल होता है वो इतना ही होता है लगभग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन्फेंट शुड राइड ए कार इन द सेमी रिक्लाइंड में। जो इन्फेंट होते हैं उनको करते हैं किसमें, सेमी रिक्लाइंड में। इन्फेंट के लिए क्या होती है, इन्फेंट के लिए होती है सेमी रिक्लाइंड, सेमी रिक्लाइंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बूस्टर सीट, क्योंकि बच्चा अडल्ट नहीं है तो सीट बेल्ट नहीं लेंगे, ठीक है। रियर फेसिंग कन्वर्टेबल नहीं, फ्रंट फेसिंग कन्वर्टेबल नहीं। तो जो 8 से 12 साल के बीच का बच्चा हो या उसकी 4 फीट लंबाई हो तो उसके लिए बूस्टर सीट इज प्रेफरेबल। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स assess the vital signs of a 12 years old infant with respiratory infection and noted that respiratory rate is 35 beats per minute। 12 मंथ का क्या है, बच्चा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, 15 बीट पर मिनट। ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ऑप्शन सी नोटिफाई द पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन सी रीअसेस द रेस्पिरेटरी रेट इन 15 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। क्या है, बच्चा है 12 मंथ का और हार्ट रेट क्या आ रही है 35 बीट्स पर मिनट। तो जो 12 मंथ का बच्चा होता है, 12 मंथ ओल्ड, ये क्या होगा, इन्फेंट होगा। 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट, उसकी जो नॉर्मल ब्रीथ पर मिनट होती है वो क्या होती है 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट। इसमें क्या आ रही है, इसमें आ रही है 35, तो ये रेंज में ही है, तो क्या है नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। और इनके लिए जो हार्ट रेट होती है, अगर इन्फेंट की हार्ट रेट पूछा जाए आपसे, हार्ट रेट इन्फेंट के लिए तो 90 to 130 बीट पर मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगी 90 to 130 बीट्स पर मिनट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा है, उसका 12 मंथ इन्फेंट है और उसका जो बीपी है वो आ रहा है 93/58, है ना, तो इस बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। बीपी क्या है बताया मैंने 93/58 mm ऑफ Hg। तब नर्स क्या करेगी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, नोटिफाई द पीडियाट्रिशियन, रीअसेस द बीपी, है ना, रेट इन 15 मिनट्स। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, क्योंकि जो नॉर्मल बीपी है, बीपी फॉर इन्फेंट, बीपी फॉर इन्फेंट होता है वो होता है 90/56। समझ में आ गया, 90/56 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल की रेंज मैंने क्या बताई है 90/56, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो उसको क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग, क्योंकि बच्चा क्या है, इन्फेंट। समझ में आ गया। इन्फेंट बच्चे में आपको घबराना नहीं है कि अरे इसका तो 35 ब्रीथ है बहुत ज़्यादा, आपको ये भी देखना है ये क्या है 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट के मैंने तीनों क्राइटेरिया बता दिए कि अगर इन्फेंट का रेस्पिरेशन है जो 20 से 40 के बीच में अगर है तो वो नॉर्मल है, अगर हार्ट रेट 90 to 130 के बीच में है तो भी नॉर्मल है, अगर उसकी 129 आ रही है तो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। बॉर्डर लाइन है लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग होगा। आपको ये नहीं देखना कि इसको ट्रैकिकार्डिया हो रहा है, क्योंकि बच्चा क्या है 12 मंथ ओल्ड है। अगर बीपी इसका 90 आ रहा है तो इसको हाइपोटेंशन नहीं है,
ये क्या है, बच्चा 1 साल का है अभी, है ना, 12 मंथ क्या है, ओल्ड इन्फेंट है, तो इसके लिए ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मैंने आपको तीनों चीज़ें समझा दी हैं। अगर इसमें कोई भी डाटा आपको लेके इसमें डाला जाता है तो इसके लिए क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज मॉनिटरिंग द 3 month old infant for sign of increased intracranial pressure, ठीक है, on palpation of the fontanelles. The nurse note that the anterior fontanelles is soft and flat. On the basis of this finding, which nursing action is most appropriate? एंटीरियर फोंटानेल का शेप क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर फोंटानेल का जो शेप होता है वो होता है डायमंड शेप। ठीक है, और जो नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली जो क्लोज होता है एंटीरियर फोंटानेल, ये कब होता है, 12 to 18 मंथ ऑफ एज। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीरियर फोंटानेल किस शेप का होता है, तो क्या होता है, डायमंड शेप का। कैसा होता है, डायमंड शेप। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नॉर्मली क्लोज कब होता है, तो ये कब होता है, 12 to 18 मंथ ऑफ एज। किसकी एज, आपकी नहीं, बच्चे की। ठीक है, तो अभी केस क्या है, आपके पास जो केस आया है वो क्या है, 3 month ओल्ड इन्फेंट। ठीक है, साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑन द पाल्पेशन ऑफ द fontanelles, द नर्स नोटेड दैट द एंटीरियर fontanelle इज सॉफ्ट। ये सॉफ्ट है एंड क्या है, फ्लैट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑरल फ्लूइड, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग, ऑप्शन सी नोटिफाई द पीडियाट्रिशियन, ऑप्शन डी एलिवेट द हेड ऑफ द पैड टू 90 डिग्री। क्या है, सॉफ्ट है और क्या है, सॉफ्ट है और क्या है, फ्लैट है। तो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि बच्चा क्या है, 3 महीने का, और ये कब होता है, 12 से 18 महीने पे क्या होता है, क्लोज होता है, तो ये सॉफ्ट तो होगा ही, क्योंकि अभी इसका क्लोजर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग। आपको क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन इतना बड़ा दे के एक सिंपल सा आंसर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना नहीं है। नॉर्सेट 6 में कई लोग क्वेश्चन की लेंथ देख के भी घबराए हैं। ठीक है, और उनके सिलेक्शन नहीं हो पाए। होप्स हो कि आने वाले एग्जाम में उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। जो नॉर्सेट फर्स्ट था 2020 वाला, जो सेकंड शिफ्ट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट वाले में, उसमें एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 लाइन का था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को, उस पेपर को हैंडल करने में या टैकल करने में आधे हाफ पेपर हुआ था। उस केस में मेरा हेडेक होने लग गया था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अल्टीमेटली अपन ने क्वेश्चन कम करे, क्वेश्चन कम किए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे किए। ठीक है, और रीज़न यही है कि उसकी वजह से क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन का ये समझिए पहले आप क्या पूछना चाह रहा है, ये समझिए कि क्या बताना चाह रहा है और आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। अगर आप ये पूरी पे चले गए, ये कुछ नहीं है। आपको ये 2-3 चीज़ें देखनी है कि इसकी एज क्या है और हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, और डाटा क्या कहता है, आपको डाटा पता होना चाहिए कि ये कब कब क्या क्या होता है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कम करो लेकिन क्वेश्चन सही करो। ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है सही क्वेश्चन करने से। ठीक है, अगर आपका अभी तो 100 का हो गया, तो उस टाइम पे 200 क्वेश्चन आते थे,
100 क्वेश्चन में से अगर आप 85 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन उसमें से अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके क्वेश्चन अभी 65 ही हैं, और 65 में से 1/3 अगर ये चले गए तो 7 क्वेश्चन आपके ये चले गए, तो 65 में से 7 गए तो आपका जो रेशो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, है ना। और आप बोलोगे सामने वालों को कि मैं तो 85 करके आया था, तो वो नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ 65 ही कर रहे हो, लेकिन 65 के 65 सही हैं, तो आपके इस 65 में से इसकी वजह से, गलत क्वेश्चनों की वजह से ये माइनस नहीं होगा, समझ गए। तो आपके ये क्वेश्चन भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है एम्स के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कम करने हैं, ESIC का हो, DSSB का हो, कोई भी हो, आपको क्वेश्चन कम करने हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे साथ भी यही था, एग्जाम में हेडेक होने लग गया था फर्स्ट नोट सेट में, ठीक है। एक 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 डिप्रेशन ये भी था कि 80-20 है, ठीक है। तो 80-20 में क्या है, 20% ही सीट है, और अपन रिजर्व करते हैं जनरल कैटेगरी, तो अपन के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करे, लेकिन सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद बैक टू बैक 5 to 6 सिलेक्शन थे, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पढ़ा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। चलिए, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपको जो डाटा है वो मैंने बता दिया। आपको कम क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्लास पहले ही लंबी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए अपन क्या देखते हैं, ये क्या है, 3 महीने का बच्चा है, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया था। सॉफ्ट फॉन्टानेल है, डायमंड शेप का होता है एंटीरियर फॉन्टानेल, ठीक है। नॉर्मल क्लोजिंग जो होती है, क्लोजर उसका होता है 12 से 18 महीने पर होता है, और बच्चा 3 ही महीने का है। तो इसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर को देखने के लिए अगर करेगी तो इसमें क्या है, सॉफ्ट और फ्लैट है। लेकिन सॉफ्ट और फ्लैट है तो वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि एंटीरियर फॉन्टानेल में डायमंड शेप के होते हैं, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हेड, एंड फॉन्टानेल शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लैट इन द नॉर्मल ऑफ इन्फेंट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स दी फाइंडिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज इवेल्युएटिंग डेवलपमेंटल लेवल ऑफ 2 years ओल्ड। एक नर्स है जो इवेल्युएट कर रही है किसको, डेवलपमेंट लेवल को, किसमें, 2 साल के बच्चे में। विच डज द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इन दिस चाइल्ड। तो इस बच्चे में क्या ऑब्जर्व करेगी नर्स। आपको क्या देखना है, इवेल्युएशन कर रही है किसका, डेवलपमेंटल का, और किसमें, 2 साल के बच्चे में। तो कौन सी चीज़ है जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ऑप्शन ए, यूजिंग ए फॉर्क टू ईट। ऑप्शन बी, यूजिंग ए कप टू ड्रिंक। ऑप्शन सी, pours on milk into a cup. ऑप्शन डी, यूजिंग ए नाइफ फॉर कटिंग फूड, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूजिंग ए कप, यूजिंग ए कप टू ड्रिंक, यूज एज कप टू ड्रिंक। 2 साल का बच्चा है वो कप से दूध पीने लग जाता है, तो ये 2 साल के बच्चे में देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो 2 साल का बच्चा है वो स्पून को और कप को, ठीक है, करेक्टली पकड़ लेता है, लेकिन सम स्पिल हो सकता है, ठीक है। सम स्पिलिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन स्पून को और कप को प्रॉपरली यूज कर लेता है, ठीक है। और जो ऑप्शन एक, यूज ऑफ फोर्क टू ईट, तो ये किस में होता है, ये 3 से 4 साल का बच्चा कर पाता है, 3 to 4 year चाइल्ड, ठीक है। ये किस में कर पाता है, ये 2 साल का बच्चा कर पाता है, 2 साल का ये इवेल्युएट कर रहे हैं। ये कब कर पाता है, यूजिंग ए फॉर्क टू ईट, तो ये कर पाता है 3 से 4 साल का बच्चा, ठीक है। और जो ऑप्शन 3 है, पाउच ओन मिल्क इन टू ए कप, मतलब खुद के दूध को खुद से मैं उसमें कप में डाल लेना। तो ये चीज़ें कब हो पाती हैं, ये चीज़ें हो पाती हैं प्री स्कूलर पीरियड में, प्री स्कूलर पीरियड, ठीक है। अभी स्कूल जाने नहीं लगा उस केस में, ठीक है, प्री स्कूलर में, ठीक है, समझ में आ गया। और जो कप और ये है,
यूजिंग ए नाइफ फॉर कटिंग फूड, ठीक है। तो ये भी प्री स्कूलर एज में कर सकता है। ये कब करता है? प्री स्कूलर एंड स्टेज पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यूजिंग ऑफ फोर्क टू ईट, ये किस में कर पाता है? 3 से 4 साल की एज में। यूजिंग ए कप टू ड्रिंक, तो ये कर पाता है 2 साल की एज में, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत स्प्लिश हो सकता है, स्प्लिंग हो सकती है, ठीक है। और पुअर और पाउच और ऑन मिल्क इनटू ए कप, तो ये एंड ऑफ प्री स्कूलर एज। और यूजिंग ए नाइफ फॉर कटिंग फूड, तो ये प्री स्कूलर पीरियड में कर सकता है, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं सिर्फ 2 साल के बच्चे का, तो इसमें क्या हो पाएगा? राइट आंसर यूज ए कप टू ड्रिंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोर तो नहीं हो रहे क्लास से? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 2 years old child इज ट्रीटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर ए 1 to चेस्ट एंड abdomen। 2 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट छोड़ दो, ए 1 to ए चेस्ट एंड abdomen, ठीक है। द चाइल्ड इज सस्टेन्ड द बर्न बाई ग्रेविंग ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी दैट वाज लेफ्ट ऑन द किचन काउंटर, जो छूट गई थी किचन काउंटर पे, ठीक है। द नर्स रिव्यू सेफ्टी प्रिंसिपल्स विद द पेरेंट्स बिफोर डिस्चार्ज, विच स्टेटमेंट बाई द पेरेंट्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग मीजर्स टू प्रोवाइड सेफ्टी इन द होम। देखो कितना क्वेश्चन बड़ा है। इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है कि एक बच्चा है जो जल गया है, अब वो उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज करने जा रहे हैं, तो नर्स पेरेंट्स के लिए कौन से स्टेटमेंट हैं जिनको इंडिकेट करेगी कि आपको ये प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। पेरेंट्स इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीजर, जो पेरेंट्स समझ गए हैं कि कौन कौन से जो मीजर्स हैं वो लेने हैं फॉर फायर उसकी सेफ्टी, बर्न सेफ्टी के लिए, ठीक है। कहाँ पे? घर पे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन ए विल बी श्योर नॉट टू लीव हॉट लिक्विड अनअटेंडेड। ऑप्शन बी आई गेस अवर चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स हॉट मीन्स। ऑप्शन सी वी विल बी श्योर दैट द चिल्ड्रन स्टे इन देयर रूम व्हेन वी वर्क इन द किचन। ऑप्शन डी we will install a safety gate as soon as we get home so children cannot get into the kitchen, ठीक है। सेफ्टी गेट आप कहाँ कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। we will be sure that the children stay in the room when we work in the kitchen, नहीं। आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ बच्चा खेल रहा है तो यहाँ पे भी तो आप कोई हॉट कंटेंट छोड़ सकते हो, ठीक है। we will sure that children stay in the room व्हेन वी वर्क इन द किचन, ठीक है। तो बच्चा किचन में भी आ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे भी कोई हॉट कंटेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन प्रॉपर नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है? आई गेस अवर चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड हॉट मीन्स। 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा हॉट का मतलब नहीं समझेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? वी विल बी श्योर नॉट टू लीव हॉट लिक्विड अनअटेंडेड। राइट आंसर क्या होगा? वी विल श्योर नॉट टू लीव हॉट लिक्विड अनअटेंडेड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, वी विल बी श्योर नॉट टू लीव हॉट लिक्विड अनअटेंडेड। कभी भी हम कोई भी गर्म पदार्थ को उसके पास रहे बिना अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अकेला छोड़ेंगे तो हो सकता है कि बच्चा उसको पकड़ ले, उसको नहीं समझ में आएगा ये गर्म है ठंडा है क्या है। तो कोई भी हॉट लिक्विड को, जो बर्न का क्लाइंट है, हॉट लिक्विड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। या तो उसकी रीच से होना, बाहर होना चाहिए बच्चे की रीच से, या फिर अगर कोई हॉट चीज़ पड़ी है जो रीच में है तो उसके पास हम रहेंगे या होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इससे पता लगेगा कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि प्रोवाइड सेफ्टी एट होम का, जब पेशेंट क्या था, बर्न का, ठीक है। चेस्ट और एब्डोमेन बर्न हुआ था इस क्लाइंट का, तो उसके लिए एडवाइस करी गई थी। तो एडवाइस करने के बाद उससे पूछा गया था कि आपने क्या क्या मीजर्स आपको लेने रहेंगे। तो किससे आपको पता लगेगा कि ये बेटर समझ गया है? तो
जब वो ये आंसर करेगा कि बी विल बी श्योर नॉट टू लीव हॉट लिक्विड अनअटेंडेड, तब उससे समझ में आएगा कि अब इनको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A mother's arrived at clinic with her toddler and told the nurse tell the nurse that she has a difficult time getting the child to go at bed at night. What measures is most appropriate for the nurse to suggest to the mother? एक मदर है जो क्लिनिक पे पहुंची है, एक टॉडलर बच्चा है, टॉडलर की मदर है। ठीक है, तो वो पहुंची है कहाँ पे, क्लिनिक पे, और वो क्या कह रही है, सी हैज़ ए डिफ़िकल्ट टाइम गेटिंग द चाइल्ड टू गो टू बेड एट नाइट। बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे को बेड पे ले जाओ सोने के लिए नाइट में। ठीक है, वाट मीजर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू सजेस्ट द मदर, तो नर्स क्या सजेस्ट करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए अलाउ द चाइल्ड टू सेट बेड टाइम लिमिट, ऑप्शन बी allow the child to leave allow the child to have temper tantrums, option C avoid letting the child nap during the day, option D inform the child to bedtime a few minutes before it is time for bed। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा inform the child to bedtime a few minutes before is it time for bed। ठीक है, तो इन्फॉर्म कर देगी किसको, किसके लिए, बेड टाइम के लिए फ्यू मिनट्स पहले ही, कुछ टाइम पहले कि बच्चे अब सोने का टाइम हो गया है, थोड़े टाइम पहले करेगी तो थोड़े टाइम वो और घूम घाम के बेड पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो टॉडलर होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं कहाँ पे, बेड पर जाने के लिए, सोने के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर इसको बिफोर बेड टाइम अगर इसका रूटीन बना देंगे तो उससे क्या होगा, ये इनक्रेज होगा किसके लिए, बेड पर जाने के लिए, और जो बेड टाइम का जो बिहेवियर है उसका वो भी उसके रूटीन में आने लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर बिफोर टाइम अगर उसको बता दिया जाएगा तो वो थोड़े टाइम बाद वो खुद ही बेड पर आने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, एक रूटीन बन जाएगा, फ्यू मिनट्स बिफोर इट इज टाइम फॉर बेड। ठीक है, अलाउ द चाइल्ड टू सेट बेड टाइम लिमिट्स, लिमिट सेट नहीं कर सकते बच्चे के लिए। अलाउ द चाइल्ड टू हैव टेम्पर टेंट्रम्स, ये तो बिल्कुल गलत है। अवॉइड लेटिंग द चाइल्ड नैप ड्यूरिंग ए डे, तो आप किसी की फीडिंग को नहीं रोक सकते। ठीक है, ड्यूरिंग ए डे में, तो उससे क्या केवल बच्चों को खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रहता है ना, तो ड्यूरिंग ए डे तो वो भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर चूज करना होता है अपन को, इन्फॉर्म द चाइल्ड of bed time a few minutes before it is time for bed। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मदर फॉर ए 3 years old concerned because her child still is insisting on a bottle at nap time and at bed time, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन टू द मदर। एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, स्टिल इंस्टिटिंग ए बॉटल, एक बॉटल ले रहा है किसके लिए, फीडिंग के लिए, एट बेड टाइम, सोने के टाइम पे। ठीक है, तो विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन टू द मदर, तो मदर के लिए जो बेड टाइम के टाइम पे जो फीडिंग है उसको कौन सा, अगर बच्चा ले रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट सजेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए अलाउ द बॉटल इफ़ इट कंटेंट जूस, ऑप्शन बी अलाउ द बॉटल इफ़ इट कंटेंट्स वाटर, ऑप्शन सी डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू हैव द बॉटल्स, ऑप्शन सी अलाउ द बॉटल्स ड्यूरिंग नैप्स बट नॉट एट बेड टाइम। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेंट वाटर। ठीक है, क्या होगा, कंटेंट वाटर। बेड टाइम पर अगर कोई बच्चा कोई लिक्विड ले रहा है तो उसमें सिर्फ वाटर होना चाहिए, ना कि कोई फ्रूट जूस, ना कोई दूध, है ना, कुछ भी नहीं, केवल
क्लियर वाटर, अलाउ द बॉटल इफ इट कंटेंट वाटर। ठीक है, क्योंकि इसको बच्चे को कभी भी तुरंत सोने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। कब? जब बच्चा या तो कोई दूध ले रहा है या कोई सोडा वाटर ले रहा है या कोई मिठाई ले रहा है ना। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कैरीज। जो बॉटल अगर मुंह में पड़ी हुई है तो उससे क्या है, कैरीज होने की संभावना है ना। तो इसको जो बेड टाइम है उस पर कभी भी अलाउ कोई भी फ्रूट जूस और ऐसी कोई स्वीट कंटेंट है ना या कोई मिल्क ऐसा कोई अलाउ नहीं करना चाहिए। केवल क्लियर लिक्विड वाटर ही अलाउ करना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं। कंटेनिंग मिल्क, कंटेनिंग मिल्क जूस, ठीक है, सोडा पॉप, और क्या हो गया, स्वीट एंड वाटर या मीठा पानी। ठीक है, और एनी स्वीट लिक्विड, because of the risk of nursing। ठीक है, बॉटल माउथ कैरीज। ठीक है, if the bottle is allowed at nap time or bed time, it should contain only वाटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। तो कोई भी ऐसी मीठी चीज़ या कैसे कोई स्वीट्स या कोई ऐसा जूस या कोई ऐसा सोडा पॉप्स, कोई भी ऐसा कंटेनिंग जिसमें स्वीट्स है या मीठा है, तो वो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। कब? नैप टाइम पे या फिर बेड टाइम पर। उससे क्या होगा, कैरीज होने के चांस रहते हैं, बॉटल माउथ कैरीज, है ना। तो उससे क्या होगा, और परेशानी बढ़ेगी। तो क्या करना चाहिए, केवल लिक्विड वाटर होना चाहिए, क्लियर लिक्विड वाटर, जो उसके बेड टाइम पे उसको अलाउ करना चाहिए अगर बच्चा बॉटल लेके सोता है तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए 5 years old हु हैज बीन प्लेस्ड इन ट्रैक्शन। ठीक है, फॉलोइंग ए फ्रैक्चर ऑफ फीमर। क्या है, फ्रैक्चर है किसका, फीमर का। द नर्स प्लान केयर नोइंग दैट विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर दिस क्लाइंट। तो बच्चे के लिए कौन सी ऐसी मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है। कब? बच्चा क्या है, 5 साल का। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें एडोलसेंट देगा, ठीक है, या उसमें इन्फेंट देगा, ठीक है, या उसमें टॉडलर देगा, कुछ भी देगा, है ना। उसमें क्या होगा, उसमें आपको या फिर उसको एज दी होगी तो आपको डिसाइड करना है कि ये टॉडलर है, इन्फेंट है, क्या है। तो उसका ही उसी से आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको पहले ये मार्क कर लेना है कि ये क्या है, 5 years old चाइल्ड है। अब पेशेंट को कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रैक्शन लगा हुआ है पेशेंट को। जब पेशेंट किसका है, फ्रैक्चर ऑफ फीमर का। ठीक है, तो नर्सिंग प्लान पूछ रहा है, नोइंग दैट विच मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। अब एक्टिविटी पूछ रहा है किस में, इसमें 5 साल का बच्चा है, किस कंडीशन के साथ, फ्रैक्चर के साथ, जब इसका क्या हुआ है, ट्रैक्शन लगा हुआ है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी
ए स्पोर्ट्स वीडियो, ऑप्शन सी लार्ज पिक्चर बुक्स, ऑप्शन डी क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक। ठीक है, क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक्स। तो क्या है, 5 साल का बच्चा है, तो 5 साल का बच्चा क्या है, प्री स्कूलर है। क्या है, प्री स्कूलर है। तो ये क्या करेगा, ये प्ले करेगा सिंपल और इमेजिनेटिव। ये किसके साथ प्ले करता है, प्ले करता है सिंपल एंड इमेजिनेटिव। इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड एक्टिविटी जैसे कि सच एज क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक, और पपेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और फेल्ट ए मैग्नेटिक बोर्ड हो सकते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, क्या हो सकता है, एक प्री स्कूलर बच्चा है, उसके साथ सिंपल और इमेजिनेटिव इंक्लूड एक्टिविटी करनी चाहिए, सच एज जैसे क्रेयॉन्स और कलरिंग बुक्स। अब बाकी जो रेडियो है वो 5 साल के बच्चे के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स वीडियो अगर वो देखेगा, आप थोड़ा सा सिंपल लॉजिक लगाइए, स्पोर्ट्स वीडियो अगर देखेगा, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करने के केस में ट्रैक्शन लगा हुआ है तो मूवमेंट तो अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर इसका और कोई लॉजिक समझ में भी नहीं आ रहा तब भी, क्योंकि फ्रैक्चर ऑफ क्या है, फीमर है, इसको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो उसको ट्रीट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके नोट्स में लिखा होगा कि इसके कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हैं। अदरवाइज इस केस में मेनली रिस्ट्रिक्शन होते हैं एक्टिविटीज़ के, और स्पोर्ट्स वीडियो देखेगा तो हो सकता है कि वो उससे उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो उसमें एक्टिविटी करने की कोशिश करे। लार्ज पिक्चर बुक्स 5 साल के बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो रेडियो और स्पोर्ट्स हैं, है ना, ये एडोलसेंट के लिए ठीक है। अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, ये समझ में आ गया होगा कि इसको क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक देनी है। अगर अपन देखें कि रेडियो और कलरिंग बुक, रेडियो और स्पोर्ट्स वीडियो, रेडियो एंड स्पोर्ट्स वीडियो, ये किसके लिए होते हैं, एडोलसेंट के लिए, एडोलसेंट के लिए अप्रोप्रिएट होते हैं। रेडियो और स्पोर्ट्स वीडियो इज मस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एडोलसेंट। ठीक है, और ये होते हैं लार्ज पिक्चर बुक्स। लार्ज जो पिक्चर बुक्स हैं वो अप्रोप्रिएट होती हैं किसके लिए, इन्फेंट के लिए। अब इन्फेंट के लिए ये क्यों होती हैं लार्ज पिक्चर बुक्स, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको मुंह में डाल ले, मुंह में भी डाल सकता है बच्चा, है ना। अगर मुंह में डाल लेगा तो क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है कोई भी चीज़ को, अगर छोटा कोई भी कंटेंट है ना। और या फिर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो सकता है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। अगर कोई छोटा कंटेंट होगा तो बच्चों की आदत होती है कि हर चीज़ को मुंह में डालने की। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, लार्ज पिक्चर बुक, अगर इन्फेंट है तो उसके लिए लार्ज पिक्चर बुक अवेलेबल करवाएंगे। और अगर कोई बच्चा एडोलसेंट है जिसको ट्रैक्शन लगा हुआ है तो उसके लिए रेडियो या स्पोर्ट्स वीडियो अपन दे सकते हैं। और अगर ये बच्चा 5 साल का है जो क्या है प्री स्कूलर एज का है तो इसके लिए क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक इसके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द मदर फॉर ए 3 years old आस्क ए क्लिनिक नर्स अबाउट appropriate and safe toys for the child. The nurse should tell the mother that most appropriate toy for 3 years old is which. मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 साल का बच्चा है और उसके लिए बढ़िया खिलौना क्या होगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसके लिए बढ़िया खिलौना, 3 साल का बच्चा है तो 3 साल का बच्चा क्या होता है, ये होता है टोडलर। 3 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, टोडलर होता है। अगर टोडलर दिया हो तो भी आपको ये एज का क्राइटेरिया ध्यान रखना है। 3 साल का बच्चा है तो इसके लिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए वैगन, ऑप्शन बी ए गोल्फ सेट, ऑप्शन सी ए फार्म सेट, ऑप्शन डी ए जैक सेट विथ मार्बल्स। तो 3 साल के लिए जो बच्चे के लिए होगा तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वैगन। वैगन क्या होता है, जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाड़ी। द टॉय फॉर द टोडलर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एंड टू लार्ज होना चाहिए। अब लार्ज क्यों होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का बच्चा है, उसको मुंह में भी ले सकता है, मुंह में भी डाल सकता है, ठीक है। लार्ज होना चाहिए, क्यों, टू स्वेलो और प्लेस इन द ईयर, कान में भी डाल सकता है और नोज में भी डाल सकता है, ठीक है। और जो टोडलर्स होते हैं उनको सुपरविजन की भी ज़रूरत होती है। टोडलर्स नीड सुपरविजन, कब, एट ऑल टाइम, ठीक है, ऑल टाइम। और जैसे कि उनको यूज करवा सकते हैं, पुश पुल टॉयज़ हो गया, है ना, लार्ज बॉल्स हो गया, लार्ज क्रेयॉन्स हो गया, लार्ज ट्रक्स हो गए, है ना। तो ये चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वैगन, ठीक है, यानी कि एक बड़ी सी कोई गाड़ी, ठीक है। और गोल्फ सेट हो गया, है ना, जैक सेट हो गया, मार्बल्स हो गया, ठीक है। तो इनको क्या कर सकता है, इनको बच्चा निगल सकता है, तो ये इसके लिए नहीं देंगे, ठीक है। गोल्फ सेट, फार्म सेट और जैक सेट विद मार्बल्स, तो ये चीज़ें हैं, इनको बच्चा निगल सकता है, कान में प्लेस कर सकता है, नाक में प्लेस कर सकता है, या फिर मुंह में डाल के एस्प्रेड कर सकता है। तो जो छोटी चीज़ें हैं वो बच्चे को नहीं देनी है, थोड़े से बड़े आइटम देने हैं जो एस्प्रेड करने के खतरे कम हो जाएं, ठीक है, या ना हो। तो 3 साल का बच्चा है, उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वैगन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंटरवेंशन आर अप्रोप्रिएट फॉर द केयर ऑफ एन इन्फेंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, कौन से इंटरवेंशन हैं जो अप्रोप्रिएट हैं, किसके लिए, केयर फॉर एन इन्फेंट, इन्फेंट यानी 1 साल से छोटा या 1 साल। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। प्रोवाइड स्वेडिंग, यस। ऑप्शन बी टॉक इन ए लाउड वॉइस, नहीं, इन्फेंट के साथ तेज आवाज़ में बात नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन सी प्रोवाइड द इन्फेंट विथ ए बॉटल ऑफ जूस एट नैप टाइम, नहीं, नैप टाइम पे तो कोई भी जूस ऐसी चीज़ें देनी नहीं है, आपको वाटर ही देना है। ऑप्शन फोर्थ हैंग मोबाइल विथ ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट डिजाइन, यस, ठीक है। और 5वां है केयरस द इन्फेंट वाइल वाथिंग और ड्यूरिंग डाइपर चेंजेस, यस, ये भी करना है। ऑप्शन 6 अलाउ द इन्फेंट टू क्राई फॉर एटलीस्ट 10 मिनट बिफोर रेस्पॉन्डिंग, नहीं, ये तो गलत ही है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, होल्डिंग, ठीक है,
होल्डिंग, क्रेजिंग, होल्डिंग हो गया, क्रेजिंग हो गया, स्वेडिंग हो गया, ठीक है, और प्रोवाइड हो गया वार्म टेक्टाइल्स, है ना, स्टिमुलेशन फॉर द इन्फेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या इसके लिए जो सही चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, म्यूजिक बॉक्स हो गया, है ना, रेडियो, टेलीविज़न, ये बच्चे के सामने रख सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल को हैंग कर सकते हैं, तो ये इन्फेंट के लिए उतना ठीक है, अप्रोप्रिएट अगर पूछा जाए तो। हैंगिंग और तो ये जो हैंगिंग है इसका भी एक डिस्टेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए 22 सेंटीमीटर, ये कम से कम इतना दूर होना चाहिए मोबाइल, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम तक नहीं देना है वो भी, लेकिन अगर आप ऐसा मोबाइल कुछ हैंगिंग कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कलरिंग का दे रहे हो, तो वो एक तो कॉन्ट्रास्ट कलर का नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए बस, ठीक है। और 20 to 25 सेंटीमीटर्स उससे अबे होना चाहिए, बच्चे से डायरेक्ट उसके आई एक्सपोजर में नहीं आए, तो प्रोवाइड स्वेडिंग, ये ठीक है, अप्रोप्रिएट है। और हैंग मोबाइल विथ बैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट डिजाइन, ठीक है। और केयर्स विथ इन्फेंट वाइल बाथिंग और ड्यूरिंग डाइपर चेंजेस, यस, ठीक है। और यही आंसर होंगे इसके, ना। अलाउ द इन्फेंट टू क्राई, ये तो बिल्कुल गलत है, ये कहीं भी अगर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको ये गलत ही कर देना है, इसको तो हमेशा एलिमिनेट कर देना। ये क्वेश्चन कई बार ये आता भी है, ये ऑप्शन में दिया हुआ होता है, इसको तो ये तो कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि अलाउ द इन्फेंट टू क्राई फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, ऐसा कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए डाइंग क्लाइंट and several family members area at the client's bedside. Which therapeutic technique should the nurse use when communicating with the family? Select all that apply. Option A, discourage reminiscing. Option B, make the decision for the family. Option C, इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स कंसर्न एंड फियर, ये मुझे सही लग रहा है। ऑप्शन डी, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, नहीं, ज़रूरत नहीं है सारे फैमिली मेम्बर्स को बताने का। ऑप्शन 5, टच द होल्ड द क्लाइंट्स और फैमिली मेम्बर्स हैंड इज अप्रोप्रिएट, यस, ये ठीक है। ऑप्शन 6, बी ऑनेस्ट एंड लेट द क्लाइंट्स फैमिली नो दे विल नॉट बी अबंडेड बाई द नर्स, ये ठीक है। तो इसके लिए जो थेरेपेटिक टेक्निक है, एक पेशेंट है जो क्या है, डाइंग है, मरा हुआ पेशेंट है, उसके जो रिलेटिव्स हैं और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ है, क्लाइंट के बेड साइड में है। तो ऐसा कौन सा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है या टेक्निक है, सो दी नर्स यूज व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ फैमिली, जब नर्स कम्युनिकेट करेगी किससे, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसमें कौन कौन से आंसर हैं जो सही हैं, तो वो पूछ रहे हैं। डिस्करेजिंग, रेमिनिशिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, मेक द डिसीजंस फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए डिसीजन तो मैं मेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनकरेज एक्सप्रेशन और फीलिंग कंसर्न एंड फियर, तो ये इनकरेज करेगी उनकी फीलिंग्स और एक्सप्रेशन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 4, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हैपनिंग टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, जो उनके क्लोजर हैं उनको आप बता दीजिए बस, ठीक है, ठीक है। टच एंड होल्ड, इससे क्या है, थोड़ा एक रिलैक्स फील करते हैं अटेंडेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, पेशेंट ये थोड़ा इनका मोरल थोड़ा डाउन होता है इस टाइम पे, टाइम क्लाइंट है ना। तो टच द होल्ड एंड, ये सिंपैथी एक तरह से बोल सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स टू हैंड इज अप्रोप्रिएट, इसमें भी कंडीशन डाली है, इफ़ अप्रोप्रिएट, ये ध्यान रखना है। और बी ऑनेस्ट एंड लेट द क्लाइंट एंड फैमिली नो दे विल बी नॉट बी अबंडेड बाई द नर्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। एन इन्फेंट receive a diphtheria, tetanus and acicular pertussis immunization at a Bell baby clinic. The parents return home and call the clinics to report that the infant has developed swelling and redness at the site of injection. DPT लगाए, ठीक है।
विच इंटरवेंशन शुड द नर्स सजेस्ट टू द पेरेंट्स। एक बच्चा है जिसको डीपीटी का टीका लगा है, उसके बाद क्या है, उसके इंजेक्शन साइट पर क्या हुआ है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, और क्या है, कहाँ पे, साइट फॉर इंजेक्शन साइट पे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंटरवेंशन है, नर्स शुड सजेस्ट फॉर द पेरेंट। अब इसमें क्वेश्चन इतना लंबा है, क्या है, डीपीटी है और ये है, ये देखना है इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, बस इतना पूछ रहा है। ऑप्शन ए, मॉनिटर द क्लाइंट फॉर ए फीवर। ऑप्शन बी, ब्रिंग द इन्फेंट बैक टू द क्लिनिक। ऑप्शन सी, अप्लाई ए हॉट पैक टू द इंजेक्शन साइट। ऑप्शन डी, अप्लाई ए कोल्ड पैक टू द इंजेक्शन साइट। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्लाई ए कोल्ड पैक टू द इंजेक्शन साइट। क्या करेंगे, इंजेक्शन साइट पे आइस कोल्ड पैक अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेंडरनेस होती है, रेडनेस होती है, और क्या होती है, स्वेलिंग होती है। टेंडरनेस होती है, रेडनेस होती है, और क्या होती है, स्वेलिंग होती है। ये हो सकती है या होती है, मे अकर्स एट द साइट ऑफ DPT इंजेक्शन। ठीक है, और ये रिलीव्ड हो जाती है, रिलीव्ड बाई आइस पैक। ठीक है, रिलीव्ड हो जाती है आइस पैक के या कोल्ड पैक। कब, 24 घंटे के अंदर, फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर इन्फ्लामेशन परसिस्ट है, ठीक है, उसके बाद अगर इन्फ्लामेशन परसिस्ट है, अगर उसके बाद भी इन्फ्लामेशन परसिस्ट है तो भी उसको क्लिनिक पर लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इफ़ द inflammation persist, then no need ज़रूरत नहीं है इन्फेंट बैक टू क्लिनिक। ठीक है, अगर उसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसको, ये नॉर्मल फाइंडिंग है इसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन उसको अप्लाई करने को बोलेंगे और उसके लिए क्लिनिक पे लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसको बोला जाएगा। अप्लाई ये कोल्ड पैक टू द इंजेक्शन साइट, क्योंकि ये इसमें नॉर्मल फाइंडिंग है, ये जनरली हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज रिसीविंग ए सीरीज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन चल रहा है, एंड अराइव एट द क्लिनिक विद हिज पेरेंट्स फॉर द सेकेंड डोज। सेकेंड डोज के लिए आया है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन, द नर्स शुड आस्क द चाइल्ड एंड पेरेंट्स अबाउट ए हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जी टू विच सब्सटेंस। अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी की कोई वैक्सीन ले रहा है ना, तो नर्स कौन सी एलर्जी के बारे में पूछेगी। ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स, ऑप्शन डी ए प्रीवियस डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और कंपोनेंट्स। अब क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सेकेंड डोज। ठीक है, एलर्जी का कब पूछते हैं, फर्स्ट डोज पे पूछते हैं। अगर फर्स्ट डोज पे
कोई एलर्जी अगर नहीं हुई है आपके, आप नर्स चेंज हो गई या तो ऑन ड्यूटी है ना, अब सेकंड डोज के लिए या फिर कोई दूसरी क्लिनिक पे चला गया, तो उसको पता है कि उसका वैक्सीनेशन जो कार्ड है उस पर फर्स्ट डोज का लिखा हुआ है, अब दूसरी क्लिनिक पर चला गया, दूसरा सेकंड डोज लगना है, तो अब इस केस में नर्स क्या पूछेगी, तो ये पूछेगी कि आपको जो प्रीवियस डोज लगा था उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ गया। और जो एलर्जी एग, पेनिसिलिन एंड सल्फोनामाइड्स इज अनरिलेटेड टू द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रिसीव द वैक्सीन, ये जो हैं ये इससे रिलेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो अभी क्या पूछेंगे, प्रीवियस डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और कंपोनेंट से आपको कोई पहले कोई एलर्जी तो नहीं हुई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, समझने की देरी है बस। आप एग लगा सकते हो तुरंत में आके, पेनिसिलिन लगा सकते हो, सल्फोनामाइड लगा सकते हो, नीचे के ऑप्शन तक जाते ही नहीं है, ऑप्शन डी तक तो पढ़ते ही नहीं है कुछ लोग, सीधा थोड़ा सा लगा के यार ये तो बड़ा सा लग रहा है, ऑप्शन ए टिका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो नेक्स्ट नहीं करना है, आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका सही आंसर जो बचा, अगर आपको नहीं भी पता है उसका सही आंसर, लेकिन आपको 3 ऑप्शन पता है जो नहीं है, एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपका चौथा आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पेरेंट्स ब्रिंग ए 4th month ओल्ड इन्फेंट टू बेल बेबी क्लिनिक फॉर इम्यूनाइजेशन। क्या है, 4 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, बेल बेबी क्लिनिक पाया है किसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए। द चाइल्ड इज अप टू डेट विथ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो 4 महीने तक के जो डोज हैं वो सारे उसको लग चुके हैं, अप टू डेट है। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ठीक है, तो द नर्स शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच इम्यूनाइजेशन टू दिस इन्फेंट, तो इसके लिए कौन सा नर्स शुड प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर विच इम्यूनाइजेशन, कौन सा इम्यूनाइजेशन प्रिपेयर करेगी। ये कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम्युनिटी में जो इम्यूनाइजेशन का है वो पढ़ लेना है पूरा, तो ये आपको और समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो 4 महीने के बच्चे में कौन कौन से वैक्सीनेशन लग जाते हैं। ठीक है, तो 4 महीने के बच्चे में टीपीटी, HIV और IPV और PCV, ठीक है, एंड RV रोटा वायरस। ठीक है, तो DPT हो गया, HIV हो गया, IPV हो गया, PCV हो गया और रोटा वायरस आर एडमिनिस्टर्ड एट 4th month ऑफ एज। चौथे महीने पे कौन कौन से डोज लगते हैं, DTP लगता है, HIV लगता है, HIV है ना, IPV हो गया, PCV हो गया और रोटा वायरस हो गया, तो ये लगते हैं। तो और जो DTP है इसको थोड़ा डिटेल में समझें। जो DTP है ये कब कब लगता है, ये दूसरे महीने पे, चौथे महीने पे और 6 मंथ पे लगता है। ठीक है, दूसरे महीने पे, चौथे महीने पे और 6 मंथ पे। ठीक है, और फिर लगता है 15 से 18 महीने की एज पे, 15 to 18 मंथ की एज पे, और फिर लगता है 4 या 6 साल पे, 4th या 6 ईयर पे। ठीक है, अभी क्या है 4th मंथ। ठीक है, और जो HIV है, HIV है, ये लगता है आपका दूसरे महीने पे, चौथे महीने पे और 6 मंथ पे और 12 to 15 मंथ पे। ठीक है, 12 to 15 मंथ पे लगता है। ठीक है, और IPV कब लगता है, IPV जो लगता है, IPV इसको थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पर देखते हैं ना, इसको भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अपन क्या समझ रहे थे, अपन वैक्सीन समझते, तो DPT जो लगता है ये कब कब लगता है, दूसरे महीने पे, चौथे महीने पे
और 6 मंथ पे, 6 मंथ ऐसे समझना, ठीक है। और ठीक है, और 15 to 18 मंथ ऑफ एज। और फिर कब लगता है, 4 से 6 ईयर्स एज पर, ठीक है। और जो हिब लगता है, हिब ये लगता है दूसरे पे, चौथे पे और छठवें महीने पे, ठीक है। फिर उसके बाद लगता है 12 to 15 मंथ, 12 to 15 मंथ, ठीक है। उसके बाद लगता है आईपीवी, आईपीवी लगता है दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे, ठीक है। फिर लगता है 4 to 6 ईयर्स पे, फिर लगता है 4 to 6 ईयर्स पे, ठीक है। आईपीवी कब लगता है, 2, 4 और 6 मंथ ऑफ एज एंड 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज। फिर लगता है पीसीबी, पीसीबी लगता है दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे, 2, 4 और 6 मंथ ऑफ एज और 12 to 15 मंथ ऑफ एज, ठीक है। पीसीबी समझ में आ गया। उसके बाद लगता है फर्स्ट डोज, एमएमआर का फर्स्ट डोज कब लगता है, एमएमआर का फर्स्ट डोज, एमएमआर का जो फर्स्ट डोज है वो लगता है 12 to 15 मंथ ऑफ एज, 12 to 15 मंथ ऑफ एज, ठीक है। एमएमआर का कब लगता है, 12 to 15 मंथ ऑफ एज। और सेकंड डोज कब लगता है, सेकंड डोज एमएमआर का जो सेकंड डोज है वो लगता है 4 से 6 साल पे, 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 4 to 6 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अगर सेकंड डोज नहीं दिया गया है 4 से 6 साल के बीच में, ठीक है, तो उसको अगली विजिट पे दे सकते हैं, तो उसको जब भी आप लगवाना चाहें लगवा सकते हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको चाहिए तो। जो हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इसका जो एडमिनिस्टर होता है वो होता है एट बर्थ फर्स्ट डोज, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज कब होता है, एडमिनिस्टर बर्थ पर, और उसके बाद होता है 1 मंथ ऑफ एज, ठीक है। कब होता है, फर्स्ट डोज होता है एट बर्थ, सेकंड डोज होता है 1 मंथ ऑफ एज और थर्ड डोज होता है 6 मंथ पे। पहला कब, एट बर्थ, दूसरा कब 1 मंथ पे और तीसरा डोज होता है 6 मंथ पे, ठीक है। और एक होता है वेरिसोला जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर ये एडमिनिस्टर किया जाता है कब, 12 to 15 मंथ ऑफ एज, ठीक है, 12 to 15 मंथ ऑफ एज। और उसके बाद जो दूसरा डोज लगता है वो लगता है 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था ए पेरेंट्स ब्रिंग द 4th month old infant to Bell Baby Clinic for immunization. The child is up to date with the immunization schedule. The nurse should prepare to administer
विच इम्यूनाइजेशन फॉर टू दिस इन्फेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 मंथ पे कौन कौन से लगते हैं, DTP लगता है, HIV लगता है, IP भी लगता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगता है और रोटा वायरस वैक्सीन लगता है। समझ में आ गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्लिनिक नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट हु इज scheduled to receive a live virus vaccine immunization. What are the general contraindications associated with receiving a live virus vaccine? Select or that apply. एक क्लाइंट है जिसका शेड्यूल है लाइव वायरस वैक्सीन लगना है, तो कौन से जनरल्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस एसोसिएट होते हैं विथ रिसीविंग दिस लाइव वायरस वैक्सीन? ऑप्शन ए, द चाइल्ड हैज ए सिम्टम्स ऑफ ए कोल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी, द चाइल्ड हैज ए प्रीवियस एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू द वैक्सीन, ये होगा, ठीक है। द चाइल्ड द मदर्स रिपोर्ट दैट द चाइल्ड इज हैविंग इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ डायरिया, नहीं, द मदर्स रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज नॉट हैड ए एपेटाइट एंड हैज बीन फसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 5, द चाइल्ड हैज ए डिसऑर्डर दैट कॉज ए सेवरली डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, तो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको लाइव वायरस वैक्सीन नहीं देते हैं। और 6 है, द मदर रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज रिसेंटली बीन एक्सपोर्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जनरल कंडीशन होती है रिसीविंग फॉर लाइव वायरस वैक्सीन, उसमें होती है प्रीवियस एनाफाइलेटिक रिएक्शन, ठीक है, और वैक्सीन और कंपोनेंट और ए वैक्सीन, ठीक है। इन एडिशन लाइव वायरस वैक्सीन जनरली नॉट एडमिनिस्टर इंडिविजुअल्स विथ सेवरली डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट अगर इम्यून सिस्टम उसका डेफिशिएंट है तो उसमें नहीं करते हैं। और अगर कोई पेशेंट है जिसको जेलेटिन से सेंसिटिविटी है, इसको समझते हैं, ठीक है, क्या है। कौन कौन से पेशेंट में लाइव वायरस वैक्सीन नहीं देते हैं वो अपन इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें समझते हैं प्रीवियस एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक, प्रीवियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। और किस किस में नहीं देते हैं, सीवियरली डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, ठीक है, और सीवियर सेंसिटिविटी टू जेलेटिन, ठीक है। और किस में नहीं देते हैं, प्रेग्नेंट वूमन में, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट सीवियर एक्यूट इलनेस में है, अगर कोई पेशेंट सीवियर एक्यूट इलनेस वाला है तो उसमें कॉशन के साथ देते हैं, कॉशन के साथ इसको दिया जाता है, ठीक है, इसके साथ दिया जाता है कॉशन के साथ, मतलब प्रिकॉशन लिए जाते हैं अगर कोई पेशेंट सीवियर एक्यूट इलनेस का क्लाइंट है उस केस में। तो राइट आंसर अपने क्या हो जाएंगे इसमें, द चाइल्ड हैज़ सिम्टम्स ऑफ ए कोल्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द चाइल्ड हैज ए प्रीवियस एनाफाइलेटिक रिएक्शन टू द वैक्सीन, यस, ये अगर पहले से रिएक्शन हुआ है तब उसमें केस में नहीं देंगे, ठीक है। और द मदर रिपोर्ट्स दैट द चाइल्ड हैविंग इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ डायरिया, वो दिक्कत नहीं है। द मदर रिपोर्ट्स दैट द चाइल्ड हैज़ नॉट हैज़ द एपेटाइट एज, नहीं। उसके बाद द चाइल्ड हैज डिसऑर्डर दैट कॉज
सीवियरली डिफिकल्ट इम्यून सिस्टम, जो मैंने अभी बताया था कि किस किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। द मदर्स रिपोर्ट दैट द चाइल्ड है रिसेंटली बीन एक्सपोज्ड इन्फेक्शियस, रिसेंट इन्फेक्शियस डिजीज नहीं, एक्यूट, अगर कोई सीवियर एक्यूट कोई इलनेस है मॉडरेट टू सीवियर, तो उस केस में भी प्रिकॉशन के साथ देते हैं, लेकिन दे देते हैं, ठीक है, विद और विदाउट फीवर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी और चीज़ों में ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है, ठीक है। तो अगर आज को आपकी आपको आज की क्लास या आपकी वीडियो आज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका पैसा नहीं लगेगा, लग जाए तो मैं रिटर्न कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।